हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। बता दूं, वैशाली ने धीरे से अपनी एक उंगली शत्रुपा देवी के गालों को छूते हुए पूछा। शत्रुपा देवी ने तेजी से अपना चेहरा पीछे किया। तेरा वो बड़ा पोता था ना? अखिल? बड़ी मुश्किल से शत्रुपा देवी के होठों से निकला। हाँ हाँ वही। बोलते हुए वैशाली ने ऐसा मुंह बनाया जैसे कि उसका मुंह कड़वा हो गया हो। अखिलेंद्र उसके रहते में अपने राणा सा को अकेले नहीं पा रही थी। उसका तो मेरे साथ जैसे जन्म जन्म का बैर है। पिछले जन्म में भी वैसा ही था। वो जब भी मुझे उनके आसपास देखता था तो मुझे दूर कर देता था। तुझे पता है, वो शुरू से ही हमारे राणा सा का मुंह लगा दोस्त, उनका प्रधानमंत्री, सेनापति और न जाने क्या क्या बना बैठा रहता था। मुझे तो ये राजनीति समझ में न आती सीधी। अच्छे खासे अपने कबीले के मुखिया की बेटी हूँ, पर कहता था इस लड़की का कोई जात धर्म नहीं, राह चलती लड़कियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर राणा सा, बलिहारी जाऊं मैं उन पर। वो न सिर्फ मेरी सहायता करते थे बल्कि मुझ पर भरोसा भी करते थे। वो तो ये पूरा राजगढ़ रियासत संभालते थे, पर वो दाहिना हाथ उनका बन बैठा था। सबसे तो वो हमारे राणा सा का अंगरक्षक था। पहले तो मैं उसको कुछ बोल न पाया करती थी, क्योंकि हमारे राणा सा की सुरक्षा अपनी जान पर खेल के वो करता था, तो भला वो मेरा दुश्मन कैसे होता। लेकिन अब तो मैं सक्षम हो गई हूँ। मेरे रहते मेरे राणा सा को दूसरे आदमी की क्या जरूरत, और ना ही उनकी रानी की। बड़ा दुख दिया था उनकी ब्याहता रानी और उनके इस मुंह लगे दोस्त ने मिलकर मुझ मासूम को बहुत तड़पाया। इसलिए उसे मैं रास्ते से हटाना चाहती थी। और पता है तुझे, तूने ठीक किया उसको यहाँ से हटा दिया। इसलिए तो मैं तेरी पूरी पक्की एहसानमंद हूँ, वैशाली बोली। शत्रुपा देवी ने बड़े ही दुख और अफसोस से अपनी आंखें बंद कर लीं। आंखों के आगे एक 16 साल के लड़के का चेहरा घूम गया था। वो बड़ा चतुर आदमी है। हम जहाँ तक सोच न पाते उससे पहले का वो काम कर जाता है। मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका ही नहीं देता, और उसके यहाँ से जाने के बाद मुझे अच्छी तरह से अपनी शक्तियों को समझने, जानने और उन्हें इकट्ठा करने का मौका मिल गया। वरना जब तक वो यहाँ था पता नहीं कैसे पहुँच जाता था हर जगह। अच्छा किया जो तूने धक्के मारकर अपनी आंखों से दूर किया था। आप समझ नहीं रही हैं बड़ी मासा, मेरे भाई को खतरा है। पहले तो तुम मुझे बड़ी मासा मत बुलाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी दादी नहीं। और दूसरी बात, मैं जानती हूँ कि उसे किससे खतरा है। उसे सिर्फ तुमसे खतरा है। तुम सोचते हो कि अभिमन्यु की पहली संतान होने के कारण मैं तुम्हें ये रियासत सौंप दूंगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी माँ को मैंने न कभी स्वीकार किया था और न ही तुम्हें कभी स्वीकार करूंगी। ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो। निकल जाओ अब मेरे घर से, क्योंकि अब अभिमन्यु भी नहीं यहाँ जो मुझे तुम्हें यहाँ से निकलने से रोक सके। शत्रुपा देवी ने नफरत से करते हुए मुंह फेर लिया। आज उनकी यही नफरत उन पर भारी पड़ रही थी, जिसने न केवल उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था, बल्कि न जाने कितनी जान ले ली थी, और कितनी जान के ऊपर अभी भी तलवार लटक रही थी। क्या हुआ शत्रुपा, याद कर रही है कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ? अरे, तू जिसको सोच रही है मैं उसी के बारे में बोल रही हूँ। मैं तो अपने राणा सा को जन्म के साथ ले जाती, लेकिन वही रोड़ा बनाकर अटक गया। इस जन्म में तो वो तेरा ही बड़ा पोता बनकर आया है, पर है मंदिर के बड़े पुजारी का बेटा है, इसलिए उसे हर काम में अपनी ही चलाने की आदत है। अच्छी बुरी चीजों को देखते ही समझ जाता है। इस बार भी वैसा ही चाह रहा था कि मुझे कूपे के अंदर बंद कर दे, पर अब मैं उस कूपे के अंदर नहीं आने वाली। इतना मुंह बना बनाकर वैशाली बोल रही थी और शत्रुपा देवी को उसकी बातें डरा रही थी। लेकिन अचानक से वैशाली ठहाका मारकर हंसी। आजा आजा, मैं तेरी बलाइयां ले लूं। उसने बिल्कुल बंजारन औरतों की तरह शत्रुपा देवी की बलाइयां लेकर अपने सर पर लगा ली। तूने तो मेरा काम आसान कर दिया था, इसलिए तो मैंने तुझे इतने दिनों तक जिंदा रखा, पर अब लग रहा है कि मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। तुम्हें जिसका इंतजार है उसको देखने का मुझे भी तो है। तुम्हारा इंतजार पूरा हुआ तो मेरे इंतजार का भी तो सोचो। मुझे एक बार मेरे विक्रम से मिलने दो, शत्रुपा देवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा।
वैशाली की बातों से बहुत कुछ उनके दिमाग में घूमने लगा था। सब कुछ शांति से जा रहा था अगर उनके पति ने वो गलती ना की होती तो। उन्होंने ही राजगढ़ पैलेस में रिनोवेशन का काम शुरू करवाया और उसी दिन उनके हाथों से वो दुर्घटना हुई। उन्होंने ही पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ने के क्रम में कुएं पर भी बुलडोजर चलवा दिया था और इस तरह से ये आज़ाद हो गई थी। इसके बाद लगातार उनके नए पैलेस में भी मुसीबत का आना शुरू हो गया था। उनकी मौत के बाद सब कुछ वैसा ही छोड़ दिया गया, लेकिन फिर उसके बाद उनके बेटे अभिमन्यु का बार बार उसे पैलेस की ओर आकर्षित होना, खासकर एक ही जगह जाकर रुकना और उसके दिमाग में भी इसी रेनोवेशन का काम आना। शत्रुपा देवी जानती थी कि उन लोगों ने छुपकर कोई ना कोई काम जरूर ऐसा किया है जिसकी कीमत इन दोनों लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। पर क्या शत्रुपा देवी इस राज को जान सकेंगी? पर कैसे? क्या वैशाली उन्हें बताएगी? ये सवाल शत्रुपा देवी के दिल में चल रहा था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। एंजॉय रीडिंग। बहुत कुछ पहेली में उलझा था और इसे सुलझाने के लिए शत्रुपा देवी को वक्त की जरूरत थी। और अगर इसे ना सुलझा सके तो कभी उन्हें अपनी मदद के लिए अखिल की जरूरत थी। उसे भी खोजना था, पर ये सब कुछ हॉस्पिटल के इस बेड पर लेटे नहीं हो सकता था, और उसमें भी ऐसी हालत में। सब कुछ मैंने अपने हाथों से बर्बाद किया, लेकिन अब मैं अपने पूरे परिवार को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, चाहे इसके लिए मुझे इस बंजारन के पैर क्यों ना पकड़ने पड़े। मुझे बस यही ठीक कर सकती है, इसके अलावा कोई नहीं। किसी तरह से मुझे यहाँ से निकलने के लिए रास्ता देखना होगा। शत्रुपा देवी वैशाली की तरफ अपने सवाल के जवाब के लिए देख रही थी। यहाँ से निकलने के लिए वो वैशाली बंजारन के पैर पकड़ने के लिए भी तैयार थी। उसके पैर देखना। अचानक से कुलगुरु की बात उनके दिमाग में आई। ऐसा क्या छुपा है वैशाली के पैर में? शत्रुपा देवी के दिमाग में स्पार्क सा हुआ। वैशाली ने कुछ देर सोचने का अनुभव किया। ठीक है, पर मेरी एक शर्त रहेगी। वैशाली सीधे सीधे बोली। बोलो। तू अपने साथ मुझे अपने राजमहल में लेकर जाएगी। शत्रुपा देवी ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ में सर हिला दिया। चल दिया तुझे जीवन दान। तू भी क्या याद करेगी कि किसी दिलदार से पाला पड़ा है। वैसे मैं तो शुरू की दिलदार हूँ, हमारे राणा सा कहते हैं। वैशाली खुशी से मुस्कुराई और गोल गोल घूमर शत्रुपा देवी के चारों तरफ करना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। शत्रुपा देवी उसके पैरों की तरफ नीचे गिरते हुए बोली। उन्होंने ध्यान दिया कि लहंगे के नीचे उसके पैर नहीं है। शत्रुपा देवी का दिल धक से हो गया, लेकिन वैशाली ने हवा की तरह से उन्हें उठा लिया। चल चल जल्दी चल, मेरे पैरों पर झुकने की जरूरत नहीं। राणा सा तेरा इंतजार कर रहे हैं। जब तू आंखें खोलेगी तो तेरा इंतजार पूरा होगा, और साथ में मेरा भी। और मुझे मेरे राणा सा को इंतजार करवाने की आदत नहीं। वैशाली ने शत्रुपा देवी का हाथ पकड़कर खींचा और अगले ही पल हॉस्पिटल में शत्रुपा देवी ने अपनी आंखें खोल दी। इधर दिल्ली सेमिनार में भी अखिल प्रताप के सामने वो सवाल आया था जिसका उन्हें इंतजार भी था और जिससे उन्हें परहेज भी था। राजगढ़ पैलेस, आपने नाम सुना ही होगा। अखिल प्रताप सिंह का दिल एक बार धक से धड़क गया। बिना कोई जवाब दिए वो सवाल करने वाले की तरफ देखने लगे। वो पैलेस हॉन्टेड है, पर वहाँ का राज परिवार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ दिन पहले उन्होंने इस होटल के रूप में कन्वर्ट करने का फैसला लिया है, और गवर्नमेंट की तरफ से हमारे डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे। बहुत दर्दनाक तरीके से आते वक्त उनके साथ एक हादसा हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब कुछ उसे महल का श्राप है, और कुछ लोगों का कहना है कि गाड़ी अनबैलेंस होकर खाई में गिर गई थी। हमारा तो दिन रात इसी का काम है, जहाँ पर कि हमें हिस्टोरिकल चीज़ों से पर रिसर्च करनी होती है। कई बार इन सारी चीज़ों के साथ कोई घटना, कोई श्राप जुड़ा होता है। क्या आप हमें उनसे बचने के लिए कोई टिप्स दे सकेंगे? एक पुरातत्व विभाग का ऑफिसर खड़ा होकर बोल रहा था। जी, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना चाहिए, चाहे वो शरीरी हो या अशरीरी। फिर ये बात भी सही है कि अगर मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो इन अशरीरी आत्माओं के पास एक तत्व कम होता है, और वो कौन सा तत्व कम है इसका पता लगाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पर एक सबसे कॉमन एलिमेंट होता है,
आमतौर पर मिट्टी एक ऐसा तत्व है जो कि उनके पास नहीं होता, लेकिन कभी-कभी कोई दूसरा तत्व भी इनका सबसे ज्यादा इफेक्टिव करता है। ये तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही पता चल सकेगा। आमतौर पर उससे छुटकारा पाने के लिए हम इसी एलिमेंट का यूज करते हैं, पर जब तक जानकारी ना हो सीधे तौर पर वैसी चीजों को छूने से और उनसे छेड़छाड़ करने से बचें। आप चाहें तो अभिमंत्रित करवाया धागा फिर अभिमंत्रित रुद्राक्ष का उपयोग अपने बचाव के लिए कर सकते हैं। ये आपके लिए सही रहेगा। अखिल प्रताप ने जवाब देकर पूरी तरह से माइक छोड़ दिया। जानबूझकर उन्होंने राजगढ़ पैलेस के बारे में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव टिप्पणी नहीं की, लेकिन दिमाग तो सिर्फ इस राजगढ़ शब्द में ही अटक कर रह गया था। राजगढ़ पैलेस में फिर से काम लगा है। उनके दिमाग में यही सवाल गूंज रहा था। क्या एक बार दो बार का झटका इन लोगों के लिए काफी नहीं था कि इन्होंने तीसरे झटके के लिए भी मौत से खेलना शुरू कर दिया? पर क्यों ये मौत का दरवाजा खोलना चाहते हैं और किसने जानबूझकर फिर से इस मौत के खेल में हाथ डाला है? अखिल प्रताप अपने मन में सोच रहे थे। राजमाता कभी ऐसा नहीं करेंगी और ना ही ऐसा करने की परमिशन देंगी, तो फिर कौन हो सकता है वो? अब तो पूरे प्रतापगढ़ राजवंश में सिर्फ एक ही इंसान बच गया है, विक्रम। क्या विक्रम ने ऐसा किया है? पर क्यों और वो इंडिया कब आया? इधर सेमिनार में अखिल प्रताप की उपलब्धियों की चर्चा हो रही थी। उनकी लिखी हुई नई किताब के साथ साथ पुरानी किताबों पर भी काफी डिस्कशन हो रहा था, पर अखिल प्रताप खुद वहां होकर भी नहीं थे। सेमिनार खत्म होने के बाद वो जैसे ही हॉल से निकलने लगे, एक डॉक्टर उनके पास आए। सर, ये चिट्ठी डॉक्टर रस्तोगी ने मुझे आपको देने के लिए कहा है और कहा है कि इसको आपके हाथ में ही दिया जाए। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। इसमें जो कुछ भी लिखा है उससे रिलेटेड आपके जवाब का उन्हें इंतजार है। अखिल प्रताप जो अभी इस चिट्ठी को खोलने ही जा रहे थे कि अचानक से उनके कानों में सीटियां सी बजनी शुरू हुई। वो भूली दास्तां फिर आज सामने आई है। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अखिल प्रताप का दिल बार बार मचल रहा था कि वो इस चिट्ठी को खोल दे, लेकिन आसपास के माहौल को देखते हुए पूरा पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आयोजकों से एक्सक्यूज का बहाना करते हुए वो हॉल से बाहर निकले। सारे के सारे रिसर्चर उनके पीछे दौड़ पड़े। इतने सारे सवालों के जवाब देने के बाद भी अभी लोगों के सवाल लगातार जारी थे, और उसमें भी सबको उनकी किताब की कॉपी पर साइन चाहिए थे। कोई और वक्त होता तो अपनी इस सफलता पर अखिल प्रताप का मन बड़ा ही आह्लादित होता, पर इस वक्त वो यहाँ होकर भी इन सब चीजों से कट चुके थे। बेबसी में अखिल प्रताप ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वो जितना ही जल्दी बाहर जाना चाह रहे थे, उतना ही देर हो रहा था। खैर, यहाँ से बाहर निकले तो बाहर अलग ही भीड़ ने घेर लिया। बाहर मीडिया के वो लोग थे जिनको अंदर की फुटेज नहीं मिल सकी थी, तो बाहर अपने कैमरे लेकर तैयार थे। किसी तरह से इन सब से निपटते हुए वो अपनी गाड़ी में आकर बैठे। एयरपोर्ट चलो। अखिल प्रताप का दिल अब अपने इस देश में बिल्कुल रहने का नहीं था, या फिर वो इन सब चीज के माहौल से भागना चाह रहे थे। वो बार बार खिड़की से बाहर देखते थे और उसके बाद अपने आंखों में दबी हुई उस चिट्ठी को। ऐसा लगता था जैसे कि वक्त थम गया है। हॉल से एयरपोर्ट की दूरी बस 1 घंटे की थी, पर ट्रैफिक ने उसे बढ़ाकर 2 घंटा कर दिया था। अखिल प्रताप के ऊपर झंझनाहट तारी हो रही थी, और इन सब के बीच दिल और दिमाग बार बार उस चिट्ठी में अटक जा रहा था जो कि उनके हाथ मुट्ठी में मुड़ चुकी थी। एक दिल कह रहा था कि पहली लाइन पढ़ चुके हो तो आगे पढ़ लो। आखिर देखो तो सही किसको तुम्हारी याद आई है और वो तुमसे क्या चाहता है। और दूसरा दिमाग कह रहा था, जिस गांव जाना नहीं उसकी खोज खबर लेने से फायदा। पर तुम जान चुके हो कि वहाँ सब कुछ सही नहीं है। ये मत भूलो कि तुमने खुद अपने आप को वहाँ के कर्तव्य से बांध रखा है। भले ही अपना अधिकार ना लो, कर्तव्य तो तुम्हें पूरे करने ही पड़ेंगे। इस बार दिल ने बहुत ही सख्ती से कहते हुए दिमाग को डांट दिया। दिल और दिमाग की इस जंग में दिल की जीत हुई और अखिल प्रताप ने चिट्ठी खोल दी। आदरणीय भाई साहब, खम्मा घणी। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है जिसने मुझे भाईसा के संबोधन से पुकारा है, पर अगर कुछ दिमाग पर जोर डालेंगे तो शायद स्मृतियों के कोने से निकलकर मेरा अक्स आपके सामने उभर ही गया होगा, क्योंकि शायद आप ही का कहना था, तुम कोई भूलने वाली चीज हो। सांस लेते वक्त एहसास नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं, दिल के धड़कते वक्त एहसास नहीं होता कि दिल धड़क रहा है, पर ये दोनों निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
जो कि जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इस तरह से तुम मेरे लिए अत्यंत आवश्यक हो, मेरे अस्तित्व के लिए, चाहे मैं अपने होठों से बोलूं या न बोलूं। पर मुझे आपसे शिकायत है, आप मुझे भूल गए। मैं अच्छा हूं या बहुत अच्छा हूं ये तो मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन हाँ, आपके लिए मैंने हर सांस में ऊपर वाले से यही प्रार्थना की है कि मेरे भाई साहब जहाँ भी हों अच्छे हों, स्वस्थ और सकुशल हों। आपने कभी मुझसे कहा था कि तुम्हें जब जरूरत होगी मैं तुम्हारे सामने उपस्थित रहूंगा। भाई साहब, सच कहूं तो मुझे अपनी जिंदगी के हर एक कदम पर आपकी जरूरत महसूस हुई है। मन ही मन आपको कई बार पुकारा भी है, और इस मामले में मैं सदा ही खुशनसीब रहा हूँ कि हमेशा ही आपकी बातों ने मेरे अंतर मन में उभर कर मुझे सही और स्पष्ट रास्ता दिया है। पर आज ऐसी मुश्किल में फंसा हुआ हूँ जहाँ इस पत्र को लिखकर आपको पुकारने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इस उम्मीद के साथ आपको पुकार है कि आप मेरे साथ होंगे। इस वक्त मेरे कदम थके हुए हैं, जिनमें चलने की ताकत नहीं। मैं एक बार पुनः चाहता हूँ कि आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा दें। जिस तरह से बचपन में आपने मुझे चलना सिखाया, इस तरह से आज भी आगे बढ़ाना सिखा दीजिए। ये भी जानता हूँ कि बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा जो मुझे पता नहीं, जिसके कारण आपको इतना कठोर निर्णय लेना पड़ा। प्रतापगढ़ आने के साथ में इस बारे में जरूर पता लगाऊंगा, क्योंकि अब तक जो मुझे पता था वो शायद हम दोनों भाइयों के हित में सही नहीं था। परंतु भाई साहब, अपने छोटे भाई के लिए वापस घर आ जाइए। आपके घर को, आपके परिवार को और सबसे ज्यादा मुझको आपकी बहुत आवश्यकता है। बड़ी मासा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया है। उम्मीद करता हूँ कि इस पत्र के मिलते ही आप जहाँ कहीं भी होंगे तुरंत मेरे पास पहुँच जाएंगे। जगह और पता नहीं लिख रहा, क्योंकि मुझे ये उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे भूलेंगे तो होंगे नहीं। ये आपकी ही कही हुई लाइन है। पंछी चाहे कितना भी आकाश की सीमाओं को छूने के लिए उड़ान भर ले, लौट कर वापस तो उसे अपने घोंसले में ही आना है। और आपका घोंसला आपका इंतजार कर रहा है। आपके इंतजार में आपका विक्रम। पत्र पढ़कर अखिल प्रताप बिल्कुल शांत से हो गए थे। इस वक्त उनके चेहरे को देखकर ये अनुमान लगाना मुश्किल था कि उनके दिल में क्या चल रहा है। फिर अचानक से उन्होंने अपने हाथ में लिए हुए इस पत्र को उलट-पुलट कर देखना शुरू किया और एक बार फिर से पढ़ा। और अब धुंधली आंखों से पढ़ना भी संभव नहीं हो पा रहा था। ये केवल एक पत्र नहीं था, एक भावना थी, एक एहसास था। इन भावना और एहसासों को केवल दिल में महसूस किया जा सकता था, जिसे महसूस करके दिल बहुत भारी हुआ था। सर, हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, ड्राइवर ने गाड़ी रोकते हुए कहा। अखिल प्रताप यादों के भंवर से बाहर निकले तो ड्राइवर उनके गाड़ी से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था, पर राजगढ़ में विक्रम को उनके आने का इंतजार था। क्या होगा अखिल प्रताप का निर्णय? किसका पूरा होगा इंतजार और किसके लिए बन जाएगा जीवन भर का इंतजार? फिलहाल में तो आशी और विक्रम की पहली मुलाकात, जिसका था पाठकों को बेसब्री से इंतजार। मिलते हैं अगले भाग में। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। एंजॉय रीडिंग। डॉक्टरों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर थी कि शत्रुपा देवी ने अपनी आंखें खोल दी थीं, वरना उनकी कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। ये एक वाइटल साइन था, जिससे कि ये उम्मीद जगी थी कि अब वो ठीक हो जाएंगी। कुछ जरूरी मेडिसिन और इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर ने राज परिवार को उनसे भेंट कर लेने के लिए कहा, क्योंकि जब से उन्होंने आंखें खोली थीं, तब से वो अपनी आंखों को इधर-उधर घुमाते हुए शायद अपने परिवार के लोगों को ही ढूंढ रही थीं। और पिछले 2 दिनों से पूरा राज परिवार इस रूम के बाहर खड़े होकर उनके होश में आने का इंतजार कर रहा था। आप सब जाकर मिल सकते हैं। उनकी हालत इस वक्त स्टेबल है, पर ध्यान रहे कि उनके सामने कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि उन्हें स्ट्रेस हो। आप सभी को उनको हिम्मत देनी होगी और साथ में ये जताना होगा कि वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि उनकी इच्छा शक्ति बनी रहे। वो कुछ बोल नहीं सकती, पर आप सभी को देख और सुन जरूर सकती हैं, इसलिए इस चीज का ध्यान जरूर रखा जाए, डॉक्टर ने हाथ जोड़ते हुए कहा। इस वक्त विक्रम और समर्थ सिंह ही इस कमरे के बाहर थे। विकल्प अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी की कंडीशन देखने के लिए रुक गया था। पुलकित सिंह अंशुमन के साथ घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि उन्हें घर में भी ये सूचना देनी थी कि विक्रम आ गए हैं और कुछ जरूरी तैयारी थी जो कि उन्हें करवानी थी।
डॉक्टर अपनी बात कहकर जा चुके थे, पर विक्रम और समर्थ सिंह वहीं पर खड़े थे। जिसके होश में आने की इतनी प्रतीक्षा की थी, पर उसे इस हालत में देखना होगा, ये कल्पना भी नहीं थी। शत्रुपा देवी के कमरे की तरफ दोनों में से किसी के पैर नहीं बढ़े थे। तुम सबसे पहले जाकर मिल लो, समर्थ सिंह ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। विक्रम, जो कि बाहर कांच से ही शत्रुपा देवी को देख रहा था, वो समर्थ सिंह की तरफ मुड़ गया। उन्हें देखकर उन्हें तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी होगी। वो काफी दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थीं, वरना मुझे देखकर तो उनके आंखों में बस एक ही सवाल उतरेगा, विक्रम नहीं आया क्या? विक्रम की सवालिया आंखों को देखकर उन्होंने धीरे से कहा। अपनी आंखों को बंद करते हुए विक्रम ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। मन में बड़ा भारी बोझ था। वो शत्रुपा देवी को सताना चाहता था, लेकिन सजा देना नहीं। वो चाहता था कि शत्रुपा देवी भी उस इंतजार का स्वाद चखे जो कि उन्होंने उसके नसीब में लिख रखा था, अपने घर परिवार और अपनों से इतनी दूर खींचकर। इसीलिए पिछले 4-5 सालों से तो वो शत्रुपा देवी की कॉल से भी दूर था। उसे तो याद भी नहीं कि लास्ट टाइम कब उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उनसे आमने सामने बात हुई हो। फोन पर बात हुई भी 4-5 साल बीत गए थे, लेकिन उसने कभी ये नहीं चाहा था कि उसके इंतजार में शत्रुपा देवी की ये हालत हो जाए, उनकी आंखें ही पत्थर हो जाएं। दिल का कोना कहीं न कहीं अपनी बड़ी मासा के इस हालात का जिम्मेदार मान रहा था। भारी कदम के साथ विक्रम उनके कमरे के अंदर आया। विक्रम को देखते ही शत्रुपा देवी के आंखों में एक चमक सी उभरी थी, पर ये ज्योति तुरंत ही बुझ गई जब उनकी नजर अपने बेड के सिराहने बैठी हुई वैशाली पर गई, जो कि एकटक लगे विक्रम को न जाने कितने आस से देख रही थी। पर शत्रुपा देवी को ऐसा लग रहा था कि वो एक भूखी भिखारी की तरह देख रही है, जिसके सामने अचानक से ही 56 भोग की थाली आ गई हो। शत्रुपा देवी को उसे पर बड़ा गुस्सा आया और अपनी हालत पर तरस। वो उसे रोक टोक भी नहीं सकती थी, क्योंकि अपने पोते को देखने की कीमत में उन्होंने खुद उसके साथ इसका सौदा किया था। वो शत्रुपा देवी, जिनको उनकी मर्जी के बगैर कोई एक कदम चलने को नहीं कह सकता था। उन्होंने मजबूरी में हालातों के साथ समझौता किया था। दुख और बेबसी से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंखों के कोनों से आंसू निरंतर बहने लगे। विक्रम तेजी से दौड़ते हुए उनके पास आया और उनका हाथ पकड़ लिया। दूसरे हाथ से उसने शत्रुपा देवी के आंसू साफ किया। उसके हाथों का स्पर्श पाते ही शत्रुपा देवी ने फिर से आंखें खोल दी थी, पर इस बार नजर विक्रम पर न जाकर सीधे वैशाली के ऊपर गई, जो कि विक्रम के ठीक बगल में खड़ी थी। विक्रम वैशाली को देख नहीं पा रहा था, पर शत्रुपा देवी की नजर उसकी एक एक हरकत पर टिकी हुई थी। विक्रम ने अपने आसपास देखा, उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ा। क्या हुआ बड़ी मासा, किसी और को ढूंढ रही हैं? समर्थ काकुसा या फिर विकल्प को? विक्रम ने पूछा। हल्के से सर को ना में हिलाने की कोशिश करते हुए शत्रुपा देवी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। विक्रम के साथ खड़ी हुई वैशाली उन्हें बिल्कुल भी फूटी आंख नहीं सुहा रही थी और वो इस नज़ारे को देखना बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी। पर क्या करती, मजबूर थी। विक्रम ने उनके हाथ को अपने सर से लगा लिया। जानता हूँ मैं बहुत गलत हूँ, आप मुझसे नाराज भी होंगी। आपको लंबा इंतजार करवाया, पर अब मैं आ गया हूँ। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब घर चलने की तैयारी कीजिए, मैं आपको लेने आया हूँ। अपने आप को किसी तरह से कंट्रोल करते हुए विक्रम बोलते जा रहा था। शत्रुपा देवी के कानों में विक्रम की आवाज जा रही थी। इतने दिनों के बाद पोते का स्पर्श जो मिला था, उसे आंखें बंद करके चुपचाप सुनने को दिल चाह रहा था। न जाने कितने वर्षों से उसकी आवाज नहीं सुनी थी, वो आवाज जो उनके दिल का सुकून था। आंखें बंद करके वो अपने सुकून को अपने दिल के अंदर समेट रही थीं। तभी अचानक से उनके कानों में घुंघरू के बजने की भी आवाज गई। घबराकर उन्होंने आंखें खोल दी तो देखा कि अस्पताल के इस बड़े कमरे में वैशाली झूमती नाचती हुई घूमर कर रही है। आई पूर्वा सुहानी रे, ऋतुओं की रानी रे, पिया पधारे मोरे देश। आओ राणा सा आओ, मेरे ढोल न आयो, बीत गई इंतजार की बैरन रैन। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शत्रुपा देवी विक्रम को देखकर कुछ कहने की कोशिश करने लगी। वैशाली का उनको डर के साथ साथ बेहद उलझन में डाल रहा था। विक्रम, अखिल, अखिल,
लाख कोशिश करने के बावजूद उनके होठों से ये दो नाम निकले। अखिल को तो अंतिम बार में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा था। विक्रम ने हैरान नजरों से उनकी तरफ देखा। आप भाईसा को बुला रही हैं? विक्रम को लगा जैसे कि उसके कान बजे हैं। शत्रुपा देवी भला कैसे अखिल को याद कर सकती हैं? इसलिए उसने कन्फर्म करने के लिए पूछा। शत्रुपा देवी ने जल्दी से हाँ में अपनी पलकें झपका दीं। लेकिन अखिल का नाम सुनते ही वैशाली के घूमर को ब्रेक लग गया था। उसने घूरती हुई नजरों से शत्रुपा देवी की तरफ देखा, पर शत्रुपा देवी उसकी तरफ न देखकर सीधे विक्रम की आंखों में देख रही थीं। उसके रुकने का एहसास बंद होते हुए घुंघरू की आवाज से उन्हें हो गया था, और उन्हें ये भी एहसास हो रहा था कि वैशाली अपनी तेज नजरों से उनको देख रही है। पर फिलहाल में सब कुछ इग्नोर करते हुए अपनी आंखों से उन्होंने विक्रम से बहुत कुछ कह दिया था। उनकी आंखों में एक इंतजार था, एक रिक्वेस्ट थी। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, भाईसा आएंगे। मेरा दिल कहता है वो आपसे मिलने जरूर आएंगे। मैं उनको ढूंढने के लिए जमीन पाताल एक कर दूंगा। मैं किसी तरह से उनको आपके पास लेकर आऊंगा। विक्रम ने शत्रुपा देवी के हाथों को मजबूती से अपने हाथों में लेते हुए कहा। शत्रुपा देवी ने एक राहत की सांस ली थी। वैशाली की बातों से उन्हें इतना तो अंदाज हो चुका था कि अखिल कुछ ऐसा जानता है जिसके कारण वैशाली उसे नापसंद करती है। क्या पता अखिल वैशाली को रोक ले। मन में एक आस सी लगी थी। फिलहाल में तो आप मेरे साथ घर चलिए, मैं अब आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। शत्रुपा देवी के मन के भाव से अनजान विक्रम ने उनके हाथों पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। अपनी बड़ी मासा को इस तरह से मशीनों में घिरा हुआ अस्पताल के कमरे में देखकर उसके दिल पर क्या बीत रही थी वो बयान नहीं कर सकता था। वो किसी तरह से उनको यहाँ से निकालना चाहता था। शत्रुपा देवी की आंखों में सवालिया निशान तैरने लगे थे। आप चिंता मत कीजिए, आपकी जो दवाइयाँ और जो ट्रीटमेंट होगी वो राजमहल में ही होगी। मैं पूरी व्यवस्था करवाऊंगा, पर अब मैं आपको अपने से दूर नहीं रहने दूंगा। मैंने बहुत अपनों को खोया है, पर आपको खोने की ताकत मुझ में नहीं है। भाई साहब ही आएंगे और अब हम उन्हें कहीं जाने नहीं देंगे। मैं आ गया हूं ना बड़ी मासा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझ पर विश्वास रखिए। विक्रम धीरे धीरे बोलते हुए उन्हें समझा रहा था। शत्रुपा देवी के आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे थे। जिसको घर से निकालने के लिए न जाने कितने जतन किए थे, आज उसी को वापस बुलाने के लिए उसका नाम लेते वक्त कितनी हिम्मत करनी पड़ रही थी। पर अफसोस अपने दिल की तकलीफ वो किसी से कह भी नहीं पा रही थी। पछतावा के आंसू सारे बंद तोड़कर निकलते ही जा रहे थे। जिस तरह से विक्रम ने अखिल का नाम लिया था, उसको सुनकर उन्होंने उसके शब्दों की तड़प महसूस कर ली थी। मन में एक और पछतावा जुड़ गया। मैंने राम और लक्ष्मण को अलग किया, शायद इसीलिए मेरी ये दुर्गति हुई। उन आंसुओं को पोंछते हुए विक्रम का दिल भी डूबने लगा था। आंखें भर आई थीं और किसी भी पल वो रो सकता था। अपने मन के भाव को छुपाते हुए उसने शत्रुपा देवी के हाथ को अपने सर से लगाया और कुछ झूठी नाराजगी के साथ कहा, अगर अब की बार आप रोई ना तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं वापस चला जाऊंगा। कहाँ मुझे उम्मीद थी कि आप हंसते मुस्कुराते आरती के थार के साथ मेरा स्वागत करेंगी, और आप देखिए बिस्तर पर आ गई हैं। अब रोना बंद कीजिए, मैं आपके घर ले जाने की तैयारी करता हूँ, हम दोनों एक साथ घर चलेंगे। शत्रुपा देवी ने हाँ में पलकें झपका दीं, लेकिन आंसू लगातार बहते ही जा रहे थे। अब विक्रम के लिए वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गया और विक्रम के बाहर निकलते ही वैशाली झूम झूम कर नाचने लगी। शत्रुपा देवी के कानों में उसके घुंघरू की आवाज चुभ रही थी। अपना रोना भूलकर वो बिस्तर पर ही कसमसाने लगी कि अचानक से वैशाली हवा की तेजी से उनके पास आई। मैंने मना किया था ना उसका नाम मत लेना, लेकिन तूने उसका नाम लिया। क्या समझती है तू अपने आप को? वैशाली ने शत्रुपा देवी का गला पकड़ लिया था। शत्रुपा देवी के गले से घुट घुट कर आवाज निकलने लगी। मन तो करता है तेरा गला दबा दूं, लेकिन अभी दबा भी नहीं सकती, क्योंकि तेरे को राणा सा घर लेकर जाएंगे, फिर तेरे साथ ही मैं भी अपने घर को जाऊंगी। चल, इसी के सदके तुझे माफ किया। इतना कहकर वैशाली ने शत्रुपा देवी का गला छोड़ दिया। शत्रुपा देवी लंबी लंबी सांस लेने लगी थी। मेरा इंतजार पूरा हुआ, अब मैं अपने राणा सा के साथ ही उस महल में गृह प्रवेश करूंगी। शत्रुपा देवी के कानों में वैशाली बंजारन की आवाज गर्म शीशे की तरह पिघलती हुई जा रही थी।
उनका बस चलता तो इस मनहूस छाया को वो अपने पोते से बहुत दूर फेंक देती, पर इस वक्त कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं थीं। मजबूर होकर उन्होंने खुद को हालातों के आगे छोड़ दिया था। अब एक लिंगनाथ ही कोई न कोई रास्ता जरूर देंगे। एक आप पर ही भरोसा है भगवान, मेरे भरोसे की नाव को डूबने मत देना। हे माँ महारानी चामुंडा, मेरे घर परिवार की रक्षा करना। हे कुलदेवी, अपने वंशजों की रक्षा करना। अपने मन में ही अपने कुलदेव और कुलदेवी को याद करते हुए शत्रुपा देवी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हर हर महादेव।